हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा डाउट क्वेश्चन है वेक्टर। तो वेक्टर को हम पूरा समझेंगे, कुछ कुछ टॉपिक बच जाएगा इसमें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि किलोग्राम में हम मास को मेज़र करते हैं, है ना। और लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, इन सब में मेज़र करते हैं, तो वही फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मास, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे मेज़र करते हैं। फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करते हैं और डिग्री सेल्सियस को इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। और लेंथ हो गया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी होता है जो कि हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि इन्फिनिटी हो गया, है ना। या फिर हम ऐसा बोलें कि हमारे, अगर हम मान लो, जैसे कि मान लो, क्या एग्जांपल दूँ मैं, जैसे मान लो हम लव को हम किसी से मेज़र नहीं कर सकते, है ना। और क्या मेज़र नहीं कर सकते हम लोग? एक इनर्शिया होता है ना। इनर्शिया को भी हम मेज़र नहीं कर सकते। एक मिनट ना, मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ, जैसे हम बोलेंगे अगर हम किसी से हेट करते हैं, है ना, तो हेट हम कितना करते हैं, ये चीज़ हम मेज़र नहीं कर सकते। इसी को नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी काम का है। अब देखते हैं, अब फिजिकल क्वांटिटी के ही दो टाइप होते हैं, ठीक है, जो कि है पहला स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में करके मैं बता रही हूँ कि होता क्या है ये, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मतलब उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी तरफ निकल जाएगा, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इस तरीके से होगा मैग्नीट्यूड। मान लो जैसे हमने डिस्टेंस को बोला था कि वो स्केलर है, तो कैसे स्केलर हुआ? क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, वो कहीं भी निकल जाएगा। फिर भी हम उसको मेज़र करेंगे, जैसे ये 5 किलोमीटर चला, फिर इधर से मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चल के फिर वापस मुड़ गया, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, वो कहीं भी निकल चलता है, इसको बोलते हैं स्केलर। और ये जो है वो सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। जैसे कि हमने डिस्टेंस में सम करते गए थे, हम 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर चला, तो 5 और 3 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल किया। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है उसके पास। वो चला तो कितना चला, किस डायरेक्शन में चला, ये बताता है वेक्टर, है ना। और ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ये इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्केलर के एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, स्पीड, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, है ना। और वेक्टर के एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? स्केलर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, वेक्टर पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, तो वेक्टर है। तो वेक्टर क्या होता है? ये मान लो ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसको समझ लो इनटू, ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे यार, ये देखो, ये जो डायरेक्शन जो दिया है, एरो बना है, उसमें जो ये जो है ना, ये उसका टेल है, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये डायरेक्शन है, वो जो हेड है वो डायरेक्शन है। मतलब मान लो हमको कहीं पे बोर्ड में लगा होगा, कहीं पे भी बोर्ड बना होगा, और उसमें इस तरीके से एरो दिया है, तो हमको पता चलेगा ना कि आगे जाना है, आगे जाना है, इसी एरो से ही तो समझेंगे। ये खाली लाइन बना होगा तो हम कैसे समझेंगे कि हमको जाना कहाँ है ना। तो ये डायरेक्शन बताता है और ये है मैग्नीट्यूड उसका। अब देखो, जैसे कि ये वाला हमने बनाया है, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये तो पढ़े होगे 9th में, सॉरी 10th में। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को हम आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप बोलते हैं और जेड एक्सिस को के कैप बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप बोलते हैं। अब ये आगे हमको मान लो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें काम आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में तो मेनली काम आएगा, और यही वेक्टर है। मतलब वेक्टर की लैंग्वेज में हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप बोलेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं? वो तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी 5 पढ़ेंगे जो कि सिलेबस में है।
तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। तो टू वेक्टर सेट टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्ट एज अ सेम एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में अगर लग रहा है और मैग्नीट्यूड और सेम है उनका, ठीक है, तो उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि ये देखो, ये भी सेम डायरेक्शन है, ये भी सेम डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा इक्वल वेक्टर। ये डेफिनेशन में आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, है ना। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस ऑफ द गिवन वेक्टर, अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस ऑफ द गिवन वेक्टर ए बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, देन इट इज़ कॉल्ड निगेटिव वेक्टर, और अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका आप लोग अपने मन से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपोजिट वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, ऐसा बोल के, मतलब ऐसा लिख के आप लोग बना सकते हैं। तो ये देख लो एग्जाम्पल, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं और निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। ये तो बहुत आसान था। आगे देखो, नल वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल मतलब जीरो, इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये रहा उसका एग्जाम्पल, ए डॉट बी करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जीरो आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। निगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी क्या होता है, वन, जो वन होता है उसको यूनिटी बोलते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो हम अगर किसी भी वेक्टर को मान लो यूनिट, एक क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगी आगे, ठीक है, उसमें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में दिया होता है कि जैसे कि यूनिट वेक्टर है, जैसे कि दो यूनिट वेक्टर है ना, दो यूनिट वेक्टर दिया होगा तो उसके बीच का एंगल पूछेगा, मतलब दो यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो जो दो यूनिट वेक्टर रहेंगे ना उसमें ए भी वन रहेगा और बी भी वन रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा हमको। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन है वो, हम लोग करेंगे आगे। अब ये देखो, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में रहेगा तो कोप्लेनर बोल देना, इट इज़ कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ये डेफिनेशन में आता है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब आगे देखते हैं, बस इतना ही बचा है, बस उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे फिर ख़त्म। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। चलो, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देखे थे वेक्टर के डेफिनेशन में। तो वो क्या होता है, ये मान लो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये आर जो है वो रिजल्टेंट है। और हम लोग ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्यों यूज़ करते हैं, या तो एंगल निकालने के लिए और या तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, है ना। अब इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो वही है फॉर्मूला, बस ये वेक्टर में यूज़ होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। टू फोर्स है, एक 5 न्यूटन का है और एक 12 न्यूटन का, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट इफ़ देयर रिजल्टेंट इज़ 13 न्यूटन। ये मतलब किसी पॉइंट पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच का रिजल्टेंट क्या आया है, 13 न्यूटन। तो एंगल कितना लग रहा है ये बताना है हमको। तो ए की वैल्यू मान लो 5 न्यूटन है, बी की वैल्यू क्या है 12 न्यूटन है, आर क्या आया है 13 न्यूटन। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ये वाला रूट हटा, स्क्वायर लगा दिए। 13 में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना 169, 25 144 प्लस 120 कॉस थीटा। ये दोनों को सम करेंगे तो 169 ही आ जाएगा प्लस 120 कॉस थीटा। अब ये देखो, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये वाला प्लस में है, इधर आके माइनस होगा तो जीरो आ जाएगा। 120 कॉस थीटा, ये वाला क्या था, ये कॉस थीटा को छोड़ देंगे, 120 इधर आएगा तो जीरो ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई। तो जीरो कब आती है 90 डिग्री पे, कॉस की वैल्यू जीरो कब आती है 90 डिग्री पे। तो कॉस थीटा की मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये निकल गया तो 90 डिग्री आ गया एंगल। तो 5 न्यूटन 12 न्यूटन ये 90 डिग्री, तो इनके बीच का रिजल्टेंट कितना आया
13 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डायग्राम बनाते हैं। इसी तरीके से बना के समझना है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर यहाँ तक पढ़ लिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि मैं बताई थी, ये क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इफ़ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ वेक्टर सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट देन एंगल बिटवीन देन इज, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो ए भी 1 है, 2 यूनिट वेक्टर है ना, तो ए भी 1 है और बी भी 1 है। चलो सॉल्व करते हैं। और उनका मतलब उनका वेक्टर सम करने पर भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, तो आर की वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 यहाँ रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, यहाँ पे 1, ये दोनों का सम करके 2 आ जाएगा। 2 को इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, और ये क्या है, 2 कॉस थीटा, ये 2 इधर आएगा। ठीक है, कॉस थीटा, तो ये -1/2 क्या होता है, 120 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है 120 डिग्री हो जाएगा। तो 2 यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल, अगर 2 यूनिट वेक्टर का वेक्टर सम 1 आ रहा है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। बस यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।